हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्वामी शुभम ऑफिशियल चैनल। आज जो मेरे बगल में बैठे हैं इनका नाम है दिग्विजय विश्वकर्मा और ये एक किताब लिखे हैं अंडरस्टैंडिंग सावरकर। आप लोग इन किताबों के बारे में तो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं इस किताब को कृपया कर जाएं गूगल पर और किताब को देखें। सावरकर पर पहले दो किताबें आ चुकी है जो बहुत प्रोमिनेंट है। एक है धनंजय कीर की जीवनी सावरकर पर और एक किताब जो विक्रम संपत 2 वॉल्यूम में लिखे हैं वो किताब है, और तीसरी किताब जो दिग्विजय विश्वकर्मा जी इन्हीं पर रिसर्च कर रहे हैं सावरकर पर। तो दिग्विजय विश्वकर्मा सर आज सावरकर के बारे में बताएंगे और ये क्या रिसर्च की और कैसे इनकी किताब विक्रम संपत और धनंजय कीर की किताब से कैसे अलग है वो भी ये रेखांकित करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल पर आप आए। और धन्यवाद शुभम कि आपने बोलने का मौका दिया है मुझे। और निश्चित तौर पर जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि सावरकर के बारे में जानना लोगों को ज़रूरी है। सर मेरी मेरा पहला जो सवाल है वो है कि आपकी किताब जो आई अंडरस्टैंडिंग सावरकर और जो विक्रम संपत की किताब प्रथम वॉल्यूम है जो 1883 से लगभग जो उनके 1924 तक जो लिखी गई है पहला वॉल्यूम, वो इस किताब से कैसे अलग है और कितनी अलग है, आइए आप दर्शकों को बताएं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सावरकर को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रयास किया है। जैसे धनंजय कीर ने उनकी सावरकर के नाम से जो उनकी जीवनी लिखी, और उसके बाद अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि विक्रम संपत जो कि एक प्रख्यात इतिहासकार हैं, उन्होंने 2 वॉल्यूम में मतलब 2 खंडों में सावरकर के जीवन चरित्र को उतारने का प्रयास किया है। जिसमें एक है कि इकोज फ्रॉम अंडमान, फर्स्ट वॉल्यूम है 1883 से 1924 तक उनके पहले, जिसमें वो क्रांतिकारी सावरकर के बारे में बताते हैं। और दूसरा 1924 के बाद 1966 तक अ कंटेस्टेड लेगेसी, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी, वो दूसरी वॉल्यूम लिखते हैं। तो उसमें बेसिकली वो फिर सावरकर के सामाजिक कार्य और कैसे वो हिंदुत्व की तरफ जाते हैं और सावरकर का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है इसके बारे में बात करते हैं। खैर ये तो होता है कि सावरकर की जीवनी को समझने का। आपने जो सवाल किया कि मेरी किताब कैसे अलग है, तो ये तो हुआ कि किसी व्यक्ति या ऐतिहासिक पुरुष को समझने की बात होती है, लेकिन जो मेरी किताब है वो एक सिलेबस बेस्ड है। DU ने 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अंडरस्टैंडिंग सावरकर एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है। उस पेपर का जो सिलेबस है, क्योंकि ये अलग कैसे, तो धनंजय कीर हों या फिर विक्रम संपत जी ने जो लिखा है वो सावरकर की जीवनी, सावरकर के कृत्यों को 2 वॉल्यूम में आप समेट नहीं सकते। तो उन्होंने लेकिन बहुत शानदार प्रयास किया है कि आप पूरा जान सकते हैं। लेकिन जो मेरी किताब है वो अंडरस्टैंडिंग सावरकर, सावरकर केवल एक इतिहासकार नहीं है, सावरकर केवल एक क्रांतिकारी नहीं है, सावरकर केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, सावरकर एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड है। तो उन्होंने बहुत सारी लेखनी लिखी, उसमें उपन्यास भी हैं, कहानी है, कविताएं हैं, इतिहास के बारे में लिखते हैं। ख़ास तौर पे भारतीय इतिहास का लेखन कैसे हो इसके बारे में लिखते हैं। सावरकर का लैंग्वेज का इशू आप देख रहे होंगे कि आजकल कितना चल रहा है, उस पर वो क्या मत रखते हैं। धर्मांतरण, इस पर क्या मत रखते हैं सावरकर। और सावरकर हिंदुत्व और हिंदुज़म में जो अंतर होना चाहिए, जो कि जब हम सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे तो हिंदुत्व और हिंदुज़म में उस अंतर को मतलब उस स्पष्टता से नहीं रेखांकित किया जाता है, क्योंकि वो जीवनी पर लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थॉट पर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये अलग है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो सावरकर के बहुआयामी व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या बौद्धिक योगदान दिया है, इसलिए ये अलग है। तो सर ये तो बताया। एक दूसरा सवाल जो कई लोग के मन में होता है लेकिन उसका जवाब कोई दे नहीं पाता, आप चूँकि इसी पर रिसर्च कर रहे हैं सावरकर पर ही, तो सावरकर को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है समाज में। कोई लोग उनको देशद्रोही, कोई उसको देशभक्त, कोई माफी वीर, कोई अलग अलग संज्ञाएं देके अलग अलग उपमा खर्च करके उन पर बहुत सारा समाज में भ्रम फैला हुआ है। तो आप जब रिसर्च कर रहे थे सावरकर पर, तो आपको क्या लगा कि ये उपमा जो इतना लोग खर्च करते हैं, चाहे इस तरह का संज्ञा, ये कितना सही है और आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, जहाँ तक सावरकर को लोग माफ़ी वीर बताते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। सावरकर जैसा क्रांतिकारी, देखिए माफ़ी मांगने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर मैंने आपसे माफ़ी मांगी है
तो आप मुझे माफ़ कर देंगे, फिर हम लोग मतलब क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर सावरकर ने माफ़ी मांगी, क्योंकि जो सावरकर के समर्थक हैं वो उनको बोलते हैं कि ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी, जेल से बाहर आएँ और समाज के उत्थान के लिए काम करें, लेकिन जब आप ये एक जो तीसरा सवाल जो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से समाज में अलग अलग विचारधारा की वजह से फैलते रहता है कि सावरकर को पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, और सावरकर की रचनाएं पढ़ी जाए, या सावरकर के बारे में जो जीवनी या उसके बारे में तरह तरह का जो किताब मार्केट में अवेलेबल है, खासकर वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी विचारधारा की वजह से वो कितना आप एक तरह से मान सकते हैं हम कि आप दक्षिण पंथ की तरफ झुकाव रखते हैं, या कम से कम केंद्र में आपका झुकाव ज़्यादा है, दक्षिण पंथ अगर ना भी हो तो आप उस तरह की किताबों को अपने किताबों से किस तरह अलग पाते हैं, चाहे दोनों के रिसर्च में कितना अलग है दोनों किताबें, वामपंथी विचारधारा किताबें जितने भी अभी मार्केट में अवेलेबल है और आपकी किताब में? देखिए, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वामपंथी की विचारधारा से प्रभावित जो किताबें वो एक खास एजेंडे के तहत काम करती हैं। जब सावरकर लिखते हैं, आप जब मेरे किताब की अंडरस्टैंडिंग सावरकर का जब पहला यूनिट आप स्टार्ट करेंगे कि इतिहास लेखन के बारे में, तो सावरकर जब इतिहास लेखन लिखते हैं तो उसके बारे में वो साफ लिखते हैं कि इतिहास में जो घटित हुआ है उसको वैसा ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं दक्षिण पंथ के विचार को मानता हूं तो मैं कुछ बातें छुपा लूं और उसको जो अच्छी बात हो उसको बता दूं और जो ख़राब बात जो मेरे को शूट न कर रही हो उसको मैं छुपा लूं। ये कहने के लिए मना कर रहे हैं सावरकर। वो ये कह रहे हैं अगर गलत भी हुआ तो वो भी आप बताइए। तो ये मुझे सबसे आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं सावरकर को पढ़ रहा हूँ, जब वो खुद ही व्यक्ति कह रहा है अगर मान लीजिए हमारे साथ हमने कुछ गलत भी किया है तो भी आपको बताना है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो इसलिए मुझे सावरकर पसंद है और इसलिए उनके व्यक्तित्व से प्रेरित हुए और ये काम हम कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि अंतर क्या है, तो अंतर ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि वो एक खास एजेंडे से प्रभावित हैं और चूँकि जो सावरकर हैं और जो हम लिख रहे हैं वो तथ्यों पर बेस्ड है। कि जैसे अगर वो ये कहते हैं, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल जो आपके पहले सवाल में आया था कि सावरकर को लोग माफ़ी वीर कहते हैं, ये पता कैसे चला लोगों को? ये पता कैसे चला कि सावरकर ने माफ़ी मांगी है? कई बार टीवी चैनल पर इस तरह का डिबेट डिस्कशन में आया। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सावरकर के लोग माफ़ी वीर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने लेटर लिखा है। ये उनको पता कैसे चला कि उन्होंने लेटर लिखा? अगर सावरकर तथ्यों को छुपाने वाले होते तो अपने लेटर ही न पब्लिश करते। वो तो खुद ही अपने जो उनका आजीवन कारावास उन्होंने लिखा, मेरा आजीवन कारावास काला पानी, उसमें वो उसे पूरे लेटर्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। दिखा, अब खुद ही बोले गए कि हमने ये लेटर लिखा, ये लिखा, तो वो खुद ही बता रहे हैं। मतलब वो ये छुपाने वाली बात ही नहीं है। तो आपको पता कैसे चला? छुपाया तो नहीं गया कि किसी और सोर्स से आपको पता चला हो, उनके ही माध्यम से आपको पता चला है। तो इसलिए तथ्यों को नहीं छुपाया जाना चाहिए। इतिहास को इतिहास की तरह रखिए और उसको व्याख्यायित आप जो है अच्छे ढंग से कर। एक आखिरी सवाल जो सब लोग पूछता है, हम भी उस सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं कि ये किताब लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया और कहाँ लगा कि समाज में चाहे जो जितनी भी किताबें उपलब्ध है अभी बाज़ार में, वो किताब से आपकी किताब अलग तो है, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको किताब लिखनी चाहिए? यहाँ भ्रम बहुत फैला हुआ है किताब में। जब हम यूनिवर्सिटी में रहे और हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और जब हम डिबेटर हैं, सब लोग जानते हैं, तो जब हम डिबेट करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा है। जैसे एक डिबेट आपको भी आप भी कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। इवन राजनीतिज्ञ जो टीवी न्यूज़ पे आपको डिबेट करते हुए दिखेंगे वो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि हिंदुत्व और हिंदुज़म लोग दोनों को एक ही कर देते हैं। तो आप जब सकता है अगर आप पढ़ रहे हो तो जब हम यूनिवर्सिटी में डिबेट करते हैं और हम डिबेटर रहे हैं तो हम ये सोचा कि भाई जब आप हिंदुत्व पर डिबेट करते हैं उससे मिला जुला एक शब्द है हिंदुज़म, दोनों में अंतर क्या है? एक ये सवाल आया। दूसरा, ये जब हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इतना महान क्रांतिकारी जिसकी लेखनी से पूरी अंग्रेजी सरकार उसकी पुस्तक को पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दे, कितना महान और किस तरीके का इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहा होगा, जिसके इर्द गिर्द लोग बैठे ना, ये अंग्रेजी सरकार सुनिश्चित करती है कि बैठा रहेगा, बिना बोले भी ये उनको कुछ सिखा सकता है। तो हमें लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। फिर हमने अपने प्रोफेसर्स टीचर्स से राय ली कि इन पर शोध हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में या नहीं। उन्होंने कहा नहीं हुआ है। तब हमने मन बनाया और आप जानिए
कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सावरकर पर आप और अंदरूनी सूत्रों से हमें पता चला कि चूँकि आप सावरकर को लेके जा रहे हैं तो कैसे आप एडमिट हो सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी जिद थी कि हम इसी पर शोध करेंगे। तो किताब लिखने का आइडिया यह है कि जब पेपर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया कोर्स में, और इस पर कोई कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराएं जिससे ये जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है वो अपना लक्ष्य और अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाए। इसलिए हमने ये किताब लिखा, और थोड़ा सा पीएचडी में लिखने में भी देर इसी वजह से हुई, लेकिन हमने कहा कि किताब लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थियों को मिलना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखा। तो ये छोटा सा एक साक्षात्कार था दिग्विजय विश्वकर्मा जी के साथ में। इनकी किताब अंडरस्टैंडिंग सावरकर, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं